मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विराम प्लस चिन्ह। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम करना या रुकना, और चिन्ह का अर्थ है निशान। अर्थात विराम चिन्ह का मतलब क्या हुआ कि रुकने के लिए प्रयुक्त स्थान। जिस प्रकार व्यक्ति कार्य करते करते रुक जाता है तो विश्राम करने लग जाता है, फिर उसके बाद विश्राम करने के बाद फिर वह अपने काम में लग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार व्यक्ति अपने भावों के अनुरूप अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुक जाता है। तो तथा हम लिखते समय इन्हीं भावों को स्पष्ट करने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि हम विराम चिन्ह सही जगह और सही समय पर यानी सही शब्दों के बाद नहीं लगाएंगे तो उसका जो क्या है अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखो दो एग्जाम्पल दिए, दो वाक्य दिए हैं। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। दोनों में क्या अंतर देखो, यहाँ पे पहले अल्प विराम लगाए उन्होंने रोको के बाद, और बाद में उसने उसे रोको मत पे लगाया है। यहाँ पे पहले का मतलब क्या, उसे रोको मतलब उसको रोको और मत जाने दो। सेकंड में क्या है, उसे रोको मत मतलब वो ये कह रही कि उसको जाने दो। तो दोनों का जो हमारा है वो अलग अलग हो गया है। क्या हो गया, अर्थ हो गया है, क्योंकि ये विराम चिन्हों का उन्होंने अलग अलग जगह प्रयोग किया। वाक्य की है पर विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग किया है। इसी तरह इसकी परिभाषा है कि जिन निशानों या चिन्हों द्वारा लिखते या बोलते समय भाषा में रुकने या ठहरने का संकेत मिलता है, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे परिभाषा एक और दी है, उन्होंने दो परिभाषाएं दी है। वाक्य या कथन में लगे वह चिन्ह जिनके भाव तथा अर्थ को स्पष्टता दृष्टिगत होती है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में हमारे विराम चिन्ह होते हैं 14। और यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट है हमारा पूर्ण विराम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, फुल स्टॉप। सेकंड है अल्प विराम, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमा। थर्ड है अर्ध विराम, सेमी कॉलन। फोर्थ है प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क्स। 5 है विस्मय बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। अब इसके बाद हमारा 6 नंबर है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। 7 है योजक चिन्ह, हाइपेन मार्क। 8 है कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट मार्क। 9 है लाघव चिन्ह। फिर 10th है त्रुटि बोधक चिन्ह, त्रुटि मतलब गलती हो जाती जहां पे, अभी मैं बताऊंगी, आप पहले ये लिखिए। 11 विवरण चिन्ह, 12 उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह। 13 है निर्देशक चिन्ह, डैश मार्क। 14 है समाप्ति सूचक चिन्ह, मतलब दी एंड। अब फर्स्ट हमारा क्या है, तो आप ये देखेंगे पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप। पूर्ण विराम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पूर्ण मतलब पूरा, तथा विराम मतलब क्या होता है, अर्थात जब हमारा विश्राम मतलब जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसके बाद हमको कुछ भी नहीं लिखना यानी कुछ नहीं बोलना होता, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप का चिन्ह। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल है, यह लड़की बहुत सुंदर है। इसके बाद मुझको कुछ नहीं बोला, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, पूर्ण विराम। मोर नाच रहा है, बच्चा हंस रहा। तो देखो आपने यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया, इसलिए उन्होंने पूर्ण विराम लगाया है। इसके बाद है अल्प विराम। अल्प विराम किसे बोलते हैं, कॉमा। अब ये कहाँ लगाया जाता है, जब किसी वाक्य में बहुत कम समय के लिए विराम दिया जाता है, मतलब हम एक साथ कई चीजें बोलते हैं पर थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, तब वहां पे हमको विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। इस विराम चिन्ह का जैसे देखो आपने यहाँ पे, और एक से शब्द भी आते हैं तथा वाक्यों को अलग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा, देखो एक से अगर हमने नाम लिए, रमेश, दिनेश, राकेश, तो ये क्या बच्चों के नाम है, इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा रुके हैं, तो इसलिए ये अल्प विराम का चिन्ह दिया गया है। इसी तरह वाक्य में कैसे देते हैं, तो ये देखो, रुको पहले मेरी बात सुनो,
रुको मतलब रुको के बाद हम थोड़ी देर रुक गए हैं, इसलिए यहाँ पे हमने अल्प विराम लगाया है। और इसके बाद हमने यहाँ पे वाक्य खत्म हो गया तो पूर्ण विराम लगाया है। इसके बाद है हमारा अर्ध विराम, मतलब ये देखो छोटा सा कॉमा और उसके ऊपर एक बिंदी रहती है तो सेमी कॉलन बोलते हैं इंग्लिश में अर्ध विराम। इसको अल्प विराम भी बोलते हैं और स्वल्प विराम भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। फिर है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग उस समय किया जाता है जब वाक्यों में रुकने के लिए अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय लगता है। जैसे अर्ध विराम का हम एक वाक्य बोलते हैं और हमको थोड़ा ज्यादा रोकना पड़ता है तो उसके लिए हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए इसलिए यहाँ पे अर्ध विराम दिया है, इससे बचना चाहिए। इसी तरह प्रैक्टिकल तो मुझे भी करना था पर आज सामान नहीं है। थोड़ी देर रुके ना दो वाक्यों के बीच में, इसलिए हमको अर्ध विराम का प्रयोग किया। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क्स। आपको पता है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह का वाक्य में हम पूछे गए प्रश्नों के लिए किया जाता है। इससे हम अनिश्चितता पूर्ण स्थिति उत्पन्न होती, मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे, प्रश्न पूछ रहे जिसका हमको जवाब आना है। इसीलिए उस वाक्य में हम क्या क्या कौन किसे इस तरह हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना क्वेश्चन, मतलब वो प्रश्न कर रहा है आपसे, आप जवाब दोगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो मतलब जवाब आया ना, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का निशान है, प्रश्नवाचक का निशान। जैसे कुतुब मीनार कहाँ है, तो आप जवाब दोगे कि दिल्ली में है, पता नहीं आज की स्थिति क्या होगी। यहाँ पे हमें तीनों वाक्य में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, मतलब जब वाक्य के अंतर्गत विस्मय मतलब आश्चर्य, शोक मतलब दुख, हर्ष मतलब प्रसन्न, विषाद मतलब होता है हम दुखी हैं, इच्छा हो, आश्चर्य हो, भय भी हो, तो आदि भाव जब आते हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसा रहता है, देखा है आपने चिन्ह ये वाला, देखिए। जैसे अरे यह क्या हो गया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, छी कितने गंदे हो। छोटे बच्चे आजकल खेलते हैं पानी में, देखा होगा बारिश होती है तो उसमें जाके खेलने लगते, पूरे गंदे होके आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक देखो आप यहाँ पे एक एक दिख रहा है आपको और यहाँ पे डबल दिख रहा है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल मतलब हिंदी में एक गहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी वाक्य के अंतर्गत हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, कहानी, कविता, उपन्यास, ऐसी कई सी चीजें जो हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो उनके किसी के द्वारा कहे गए हमको बीच में अगर जो का तो विवरण प्रस्तुत किया जाता है तब हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखना यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया अलग अलग। इकहरे का देखो, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम किसी के उपनाम, नाम होता है ना, जैसे यहाँ पे नाम है, आपने मैथिली शरण गुप्त है, ऐसे कई है तो जिनका उपनाम होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम टैगोर बोलते हैं, तो वहां पे अलग से ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं। उसी तरह शब्द वाक्यांश को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही भी कहते हैं, इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी मतलब निराला, यहाँ पे अलग अलग जब उनके नाम को हम निक नेम से पुकारते हैं या कोई अलग नाम दे देते हैं तो उसके लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, वो भी सिंगल। डबल का देखिए, जब किसी कथन को वैसा का ही वैसा उद्धृत किया जाए, मतलब वैसा का वैसा ही हमें लिखना है, तब हम उसको ये दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस के अनुसार, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी शब्द को जब हम वैसे ही का वैसे ही लिखते हैं तब यहाँ पे दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी के अनुसार करो या मरो। ठीक है, इसके बाद है योजक चिन्ह, हाइपेन मार्क, जिन चिन्हों का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए या तुलना करने के लिए किया जाता है, बराबरी करने के लिए किया जाता है, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। ये ज्यादातर द्वंद्व और तत्पुरुष समास में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे माता पिता, यहाँ पे जब हम समास कर लिखते हैं ना तो माता और पिता आ जाता है,
तो वो द्वंद्व समास का हमारा उदाहरण हो जाता है। सुख दुख मतलब तुलना की जा रही है, सुख दुख, विलोम शब्द भी आते हैं, बार बार एक से शब्द आते हैं, शब्द युग्म शब्द भी आते हैं, चलते चलते उठते बैठते, इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं दोनों को समान दर्शाने के लिए। कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट मार्क, विशिष्ट रूप से दी जाने वाली जानकारी, मतलब हम लिख रहे हैं और स्पेशल हमें कुछ लिखना है उसके बारे में, तो इन्वर्टेड कॉमा के बारे में हम लिख सकते हैं। संवाद लेखन के समय पात्रों के हाव भाव, प्रश्नों को, जैसे हम लिखते हैं ना, संवाद लेखन होता है, हम नाम लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में भी ऐसे लिखते हैं कि वो गुस्सा कर रहा है कि खुश हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो हम लिखते हैं ना ऐसे इन्वर्टेड कॉमा करके। तो उसी तरह वाले अर्थ प्रकट करने के आदि को कोष्टक के अंदर प्रदान की जाती है। इस चिन्ह का प्रयोग प्राय वाक्य के शुरुआत में किया जाता है, मध्य में भी किया जाता है, जैसे पिताजी गुस्से से, या है ना, अब पिताजी बोल रहे हैं पर वो कैसे बोल रहे हैं, अच्छे से कि गुस्से से, तो इसलिए उनको इन्वर्टेड कॉमा में वो ब्रैकेट में दिया गया है। कहाँ आ गए थे, इधर आओ, आगरा में क्या प्रसिद्ध है, काका गागा, मतलब इस तरह हम वाक्यों में, तो इसमें भी दो होते हैं, छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक, दो होते हैं हमारे में। मैथ में भी आपने देखा होगा, तो सेम हमारे इसमें भी रहता। इसके बाद हमारा लाघव चिन्ह, ये बहुत जरूरी है, आप लोग भूल जाते हो। लाघव चिन्ह का निशान देखो, ये जीरो जैसा रहता, छोटा सा। इस शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, मतलब छोटा करने के लिए। जैसे डॉक्टर देखा ना आपने, लेकिन डॉक्टर हर जगह ऐसा नहीं लिखा रहता, डॉक्टर कैसे लिखता है, ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, डॉक्टर है। इंडस्ट्रियल, इसमें भी आपने देखा होगा, टेक्नोलॉजी देखो, ITI, ऐसे आपने बोला ना ITI है, लेकिन इसका फुल फॉर्म नाम क्या रहता है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। मतलब इसको शॉर्ट में, छोटा में करने के लिए ITI मतलब लाघव चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मतलब शॉर्ट में लिखेंगे, संक्षिप्त में लिखेंगे तो LK आडवाणी आएगा। प्रोफेसर को भी हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, पंडित को भी हम ऐसा लिखते हैं शॉर्ट में, तो ये क्या है चिन्ह, लाघव चिन्ह। मतलब किसी शब्द को छोटा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, केवल नाम में या कुछ ऐसे में, हर चीज में छोटा नहीं कर सकते, पता लगा संक्षिप्त में आपने छोटा करके लिख दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। फिर त्रुटि बोधक या हंस पद चिन्ह, त्रुटि बोधक मतलब गलती हो गई या वाक्य में लिखते लिखते हमारा कुछ छूट गया। देखो, जब वाक्य में लिखते समय हम भूलवश कुछ छूट जाता है, कुछ गलत हो जाता है, त्रुटि मतलब गलत हो जाता है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कल मेरे स्कूल में है, अब यहाँ पे मैं छुट्टी लिखना भूल गई थी, इसीलिए हम इस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हंस पद चिन्ह क्या बोलते हैं इसको, त्रुटि बोधक और हंस पद चिन्ह। ठीक है, ध्यान आएगा। तो इसको ऊपर साइड भी कर सकते हैं और हम नीचे साइड भी कर सकते हैं। इसके बाद है विवरण चिन्ह, कॉलन एंड डैश, वाक्यों में निहित किसी प्रकार की सूचना या निर्देश देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह मतलब जैसे हमको लिखना है, अभी जैसे मैंने अब विराम चिन्ह पढ़ा है, तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है, फिर उसके बाद डैश करके अगर लिखूंगी उसके अंदर मुझे ये सारे आपको बताना है, तो इसलिए मैं उस चिन्ह का प्रयोग करती हूँ। जैसे साहित्य, अब साहित्य के अंदर क्या है, तो इसके लिए ये वाक्य हमारे, यानी ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साहित्य मानव समाज का दर्पण, विवरण चिन्ह मतलब और हमको उसके बारे में लिखना है, इसलिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह, ये कॉलन करके दिया रहता है, मतलब अभी हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ है, कुछ हमको थोड़ा सा विराम देना है। जैसे वाक्य लिखते समय जब उदाहरण दिया जाता है या शीर्षक लिखा जाता है या निर्देश दिया जाता है, तो हम उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, विराम चिन्हों के प्रकार, अब ये देखो यहाँ पे पता है ना, यहाँ पे देखो आ गया ये विवरण चिन्ह की तरह। जब विवरण है मतलब उसके बारे में हमें और लिखना है, पर हम अल्प विराम लगा रहे हैं, मतलब उप विराम लगाया, पूर्ण विराम मतलब ये हमारा भी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह, जब वाक्यों के माध्यम से किसी प्रकार का निर्देश दिया जाता है तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखो, हमें निर्देश देना है किसी के बारे में, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें
प्रश्न देना है तो हम कई प्रकार के प्रश्न दे सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जोड़ियां मिलाइए, या फिर ये आकृति पूरी कीजिए। तो उस लिए हमको ये वाला निर्देशक चिन्ह का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों में हमको मतलब इसके आगे कई और प्रश्न हमारे आएंगे। इसके बाद है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति मतलब हमारा वाक्य पूरा हो गया। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है, वाक्य भी पूर्ण हो जाता है, जब हमारा लेसन भी पूर्ण हो जाता है, या पाठ कविता कोई भी हमारी पूर्ण हो जाती है, तो हम ये समाप्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डैश और जीरो ऐसे करके प्रयोग किया। मतलब देखा होगा आपने बुक में, आपको देखना इस तरह के निशान आपको लास्ट में मिलते हैं जब आपका ये पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आया समझ में आपको? ये सारे चिन्ह आए और आपको कहाँ प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर आपको ये देख लीजिए, मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह आपको ये सब प्रयोग करना है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।